दोस्तों नमस्कार, मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपने चहेता न्यूज़ चैनल पीपल पे। जो दर्शक हम पहली बार आज हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन दर्शकों से हमारा निवेदन है कि अगर उन्हें ये हमारा वीडियो पसंद आए और वो उसके बाद में वो चाहते हों कि आप उनको हमारा हर वीडियो देखने को मिले, तो वो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। साथ ही जो एक बेल आइकॉन होता है, घंटी की आकृति का बटन होता है चैनल पर, उसको दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाया करें। खुद तो ऐसा करें ही करें, साथ साथ में अपने उन मित्रों को, उन रिश्तेदारों को और उन घर वालों को जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको भी अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। ये हमारी इस मामले में वे मदद करें, ये हमारी उनसे गुजारिश है, अपेक्षा है। और साथ ही जो है, जिन दर्शकों का प्यार हमको पिछले काफ़ी समय से मिल रहा है, उन दर्शकों से हमारा निवेदन है कि वो इस वीडियो को भी हमेशा की तरह लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही आज के वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति की। फिर वही सवाल सिर उठाकर खड़े हो गए, क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में उनके जो निवृत्त होने वाले हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, क्या ये खबरें सही है कि केंद्रीय नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने का इरादा बना लिया है? क्या ये काम 19 जून तक हो जाने वाला है, या फिर अब जो है उनकी जिस तरह से उन्होंने अपनी वफादारी प्रदर्शित करके और जो है योगी आदित्यनाथ ने और अपने भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व की सहानुभूति प्राप्त कर ली है और इसलिए उनको अभयदान मिल गया है और अब वो उत्तर प्रदेश में अपने मंत्रिमंडल में कोई बड़ा बदलाव संसद के सत्र के पहले करने वाले। ये चर्चाएं, वैसे तो ये हर रोज़ ये चर्चा चल रही है, लेकिन आज इन चर्चाओं की गूंज इसलिए तेज हो गई क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट हुई। दोनों ने अकेले में 35 मिनट तक भेंट की। कहा तो ये जा रहा है कि मुख्य रूप से योगी आदित्यनाथ गए थे राष्ट्रपति महोदया से मिलने के लिए, क्योंकि गोरखपुर में उन्होंने देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनवाया है और जिसका वो उद्घाटन महामहिम से कराना चाहते, तो उनसे मिलने के लिए गए थे। लेकिन अब इनमें कितनी इस खबर में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी मुलाकात राष्ट्रपति से हो नहीं पाई। और क्यों नहीं हो पाई? राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया या फिर योगी का ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। ये किसी सूत्र ने केवल एक तरह से चटकारे लेने के लिए ये खबर फैला दी थी। दूसरी बात यह है कि पिछले 3-4 महीने से योगी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 1 to 1 नहीं हो पा रही है और आज भी उन्होंने मालूम नहीं कि प्रयास किया प्रधानमंत्री से मिलने का या प्रधानमंत्री या उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। लेकिन ये है कि आज भी उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं हो पाई। इस बीच में अब जो अमित शाह से जो मुलाकात हुई है, तो अमित शाह से मुलाकात क्यों उन्हें करनी पड़ी? अमित शाह के और उनके बीच में लोकसभा चुनाव के बाद में बड़ा 36 का आंकड़ा बन गया था और ये केवल अटकलें नहीं थी, कई ऐसे प्रसंग सामने आए थे जो उनके बीच संबंधों की तल्खी दर्शाते थे। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की जो समर्थित पत्रकार है, वो चाहे इन चर्चा को जितनी झुठलाने का प्रयास करें, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई थी। और वो जो है योगी आदित्यनाथ बहुत ही अत्यंत
महत्वाकांक्षी नेता हैं। वो हालांकि प्रदर्शन तो ये करते हैं कि उन्हें सत्ता की कोई लोलुपता नहीं है, लेकिन वो कुर्सी उनको कितना प्रिय है ये कई अवसरों पर प्रकट हो चुका है। महाकुंभ के में जो भगदड़ के दौरान मौतें हुई थी, तो उस मौतों की संख्या की सही संख्या का खुलासा उन्होंने आज तक नहीं किया, और जितना खुलासा किया है 30 मौतों का, उनको भी जो है उन्होंने उस पर भी वो तो इस तरीके की योजना बनाई बैठे थे कि वो उसके बारे में भी वो हजम कर जाते वो इन 30 मौतों की खबर पर भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके पहले ही ट्वीट कर दिया, उनको मरने वालों के परिवारों के प्रति को सांत्वना देने का ट्वीट उनका पहले ही आ गया, और उसके बाद में मजबूरी हो गई कि वो कुछ ना कुछ मौतों के बारे में बताएं। और फिर जो उनका रवैया फिर उसके बावजूद भी जो रहा है, वो उस रवैये को लेकर अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की राज्य सरकार को बड़ी फटकार पड़ी है, और फिर एक इलाहाबाद महाकुंभ में जो भगदड़ में हुई मौतों का जो जिन्न है वो फिर से जो है योगी सरकार के सिर पर सवार हो गया है। पता नहीं उसमें कोई और बड़ा कोई खुलासा ना हो जाए तो वो भी एक योगी के लिए एक मुश्किल का कारण है। लेकिन यह है कि इनके बीच में जो अदावत चल रही थी, योगी जी ने जैसे कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे या दूसरी बार भी जब बने थे, तो कल्याण सिंह केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे, और केंद्रीय नेतृत्व को उसके बाद में चुप रह जाना पड़ता था। कल्याण सिंह की जो एक तरह से एक खुद मुख्तारी की जो भावना थी, उसको जो है उसको कबूल करना पड़ता था केंद्रीय नेतृत्व पर। कतरा जाने में ही अपनी गरिमा समझता था, जबकि वो भी जो है कल्याण सिंह भी नौकरशाहों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, और उस समय पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे थे कि हमारी पार्टी ने तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मुख्य सचिव बना दिया, वो तो एक अधिकारी के रूप में वो काम करते थे। तो केंद्रीय नेतृत्व उस समय चाहता था कि थोड़ा सूझबूझ दिखाते हुए और कल्याण सिंह अपने इस रवैये में परिवर्तन करें, अधिकारियों के साथ साथ अधिकारियों का वो देते हुए संरक्षण देने के साथ साथ वो उनके कार्यकर्ताओं के जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है और जिनके योगदान पर पार्टी का, जिनकी मेहनत पर पार्टी का सारा दारोमदार निर्भर करता है, तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि उनकी मंशा का भी उनकी मंशा का भी कहीं ना कहीं वो जो है ख्याल करने की वो लाए, अपनी आदत में शामिल करें कल्याण सिंह। लेकिन कल्याण सिंह की हेगड़ी में उसकी कोई कमी नहीं आई, और कल्याण सिंह को इसी कारण से कल्याण सिंह को बाद में विद्रोह करना पड़ा था। जब कल्याण सिंह किसी भी कीमत पर अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए थे, तो कल्याण सिंह को फिर केंद्रीय नेतृत्व ने एकदम हटा दिया था, और उसके बाद में कल्याण सिंह ने विद्रोह कर दिया था, और भारतीय जनता पार्टी को एक जो है उत्तर प्रदेश में एक कठिन स्थिति का सामना कल्याण सिंह के विद्रोह की वजह से करना पड़ा। खैर वो एक प्रसंग एक अलग है, लेकिन कल्याण सिंह का हमें का उल्लेख करना इस मौके योगी के संदर्भ में इसलिए प्रासंगिक है कि योगी भी कुछ अपने मन में वैसा ही एक बिंब बनाए हुए थे कि हम भी उसी तरीके से एक आत्मनिर्भर मुख्यमंत्री के रूप में, एक स्वाभिमानी मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप को स्वीकार न करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में, अपना निर्णय खुद लेने में सक्षम मुख्यमंत्री के रूप में हम अपनी धाक को मजबूत करेंगे। तो इसमें उनका केंद्रीय नेतृत्व के साथ टकराव हो गया था। मान लीजिए कि अमित शाह से तो टकराव के बारे में ये अनुमान किया जा सकता है कि इसलिए टकराव रहा होगा कि अमित शाह मोदी की बात अमित शाह समझते हैं अपने को देश की कमान संभालने के लिए उनके उत्तराधिकारी के रूप में खुद को देखते हैं, और जबकि योगी आदित्यनाथ को भी कहीं ना कहीं ये जो है एक मुगालता हो गया कि जिस ढंग से उनकी उत्तर प्रदेश में उन्होंने बुलडोजर चलवाए, जिस ढंग से उन्होंने मुसलमानों को ठीक किया, दुरुस्त किया है, उससे वो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उनकी छवि बहुत ऊंची हुई है, देश भर में उनकी लोकप्रियता स्थापित हुई है। इसलिए वो जो है एक तरह स्वाभाविक अगर कोई उत्तराधिकारी हो सकता है मोदी का तो वो है, तो वो मोदी के उत्तराधिकार के लिए
दावा करने लगे थे, इसलिए उनके बीच में एक टकराव शुरू हो गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसर पर योगी के प्रति उपेक्षा जताकर ये सिद्ध किया कि वो भी योगी से खुश नहीं है। उन्होंने जो है एक बार तो वाराणसी में वो जो है उन्होंने योगी को अपनी कार के पीछे पीछे दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, ये दिखाने के लिए केवल कि वो भले ही देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हों, वो केवल पार्टी की या संघ की कृपा से है, लेकिन वो उनको कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेते, उनको वही कोई महत्व नहीं देते। और इसीलिए जो है एक वाराणसी की घटना को लेकर जब पिछले दिनों जब आए थे तो उन्होंने सीधे अधिकारियों से बात की थी, मुख्यमंत्री को वहाँ उस मौके पर बाईपास कर दिया था और जो रेप के मुलजिम हैं उस मामले में उन्होंने अधिकारियों को सीधे टाइट किया था। तो वो और ये प्रदर्शित कर दिया था कि योगी का कोई बहुत उनके दरबार में कोई बहुत महत्व तो नहीं है, वो केवल बस एक मुख्यमंत्री एक प्यादे के तौर पर केवल एक काम कर रहे। तो पहले तो योगी इस पर बेफर जाते थे। लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ना पड़ा, जब उसकी जिम्मेदारी उन पर डालने की कोशिश की गई तो वो जो है उन्होंने एक तरह से वो बेफर गए थे और उन्होंने कहा था कि जब मैंने उम्मीदवार चुनी नहीं तो और मैंने चुनाव की रणनीति बनाई नहीं तो मुझे क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। एक तरह से उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की क्षमताओं पर भी उंगली उठा दिया था। उस समय परिस्थिति ऐसी थी, केंद्रीय नेतृत्व भी जो है अभी मनोबल अपने दम पे पूर्ण बहुमत ना मिल पाने की वजह से गिरा हुआ था, इसलिए उसने योगी जी के इन तेवरों को झेला और जिससे योगी जी की गलतफहमी और बढ़ गई कि नहीं अब उनकी शक्ति के आगे और जो है केंद्रीय नेतृत्व अपने आप को उनके सामने उनकी बढ़ती हुई शक्ति के कारण उनके सामने अपने आप को निस्तेज अनुभव करने लगा है। लेकिन इस बीच में ये भी था राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व फंस गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ, तो वो भी एक उनका उन स्थितियों का भी तकाजा था कि वो फिलहाल योगी पर नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण करने की कोशिश न करें, ये इसलिए चल रहा था, इसलिए भी योगी जी को झेला जा रहा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थितियाँ बदल गई हैं और अब जो है उसके बाद में जिस ढंग से घटनाक्रम चला हालांकि उसके पहले भी योगी को बुलाकर अमित शाह ने कहा कि आप जो है भारतीय यहाँ केंद्र में आ जाएं, आपको कोई बहुत जो है बड़ा पद दे दिया जाएगा, संभवतः रक्षा मंत्रालय की पेशकश की गई और आप तो इसका पद छोड़ दें। उसके बाद में योगी जी आए तो योगी जी बड़े खिन्न थे और योगी जी ने कहा कि नहीं मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि लखनऊ में बैठकर और उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करते करते जिसका दायित्व मैंने पार्टी ने मुझे सौंपा है और मैं वो चला जाऊँ, मैं वहाँ पे जो है गोरखपुर में अपने मठ में वापस चले जाऊँ। तो एक तरह से उन्होंने ये अपना को भवन में जाकर बैठने का ये पेशकश की वजह से ये भाव दिखाया था। लेकिन उससे कोई केंद्र पे कोई लगता नहीं कि केंद्र की सेहत पे केंद्रीय नेतृत्व की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन योगी चौकन्ना हो गए थे और उसके बाद में फिर जो है कई प्रसंग ऐसे और भी सामने आ गए। अंततः योगी को लगा कि नहीं ये केंद्रीय नेतृत्व इतना ढीठ है कि हो सकता है कि वो जो ये इस गलतफहमी में बैठे हुए हैं कि उनकी जो लोकप्रियता उनकी जो स्वीकार्यता बढ़ गई है तो उसकी वजह से अगर उन्हें हटाया गया तो पार्टी को कितना नुकसान होगा, केंद्रीय नेतृत्व को कितना नुकसान होगा, ये इसका आकलन केंद्रीय नेतृत्व ने कर लिया होगा। तो इसलिए इस भय में वो केंद्रीय नेतृत्व इस तरीके का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन जब उनको ये लगने लगा कि नहीं केंद्रीय नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ढीठ है और वो कुछ हार जीत का बिना गणित लगाए हुए और उसके पास में इतनी उसके तर्कस में इतने तीर हैं कि उसे कोई बहुत मतदाताओं की इच्छा पे बहुत निर्भर भी नहीं है, वो हार को जीत में बदलने की कला में बहुत माहिर है केंद्रीय नेतृत्व। तो फिर योगी आदित्यनाथ समर्पण की मुद्रा में आ गए और उन्होंने अपना जो है तौर तरीका बदला और ये
उन्होंने उसके बाद में अमित शाह के सामने भी उनके प्रति वफादार होने का परिचय देना शुरू कर दिया, और मोदी जी के सामने तो खैर उनको देना ही था। तो इससे ये अंदाज़ लगाया जा रहा था कि अब जब वही जो है झुकने के लिए, जब वही झुक गए हैं, वो भी आत्मसमर्पण करने के लिए वो खुद ही वो ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो एक मुख्यमंत्री के बतौर सभी राज्यों में अमित शाह को एक मोहरा चाहिए। तो जब एक मोहरे के एक प्यादे के रूप में काम करने की, प्यादे के रूप में अपनी भूमिका को अब योगी ने स्वीकार कर लिया है, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलिए योगी जी को चलने दिया जाए। ये एक अनुमान किया जा रहा था। हालांकि इस बीच में ये भी खबरें आई कि योगी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर निपटाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो उनके लिए उनके नाम पर अगर विचार हुआ ही हुआ, तो संघ जिसकी छत्रछाया की वजह से वो मुख्यमंत्री बने, वो संघ ने भी अब उनको जो है इसको खारिज कर दिया है कि उनके संघ ने कहा कि उन्हें वो परिपक्व नहीं हुए हैं और परिपक्व नहीं है, और उनसे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी की कमान सौंपना उचित नहीं है। ये संघ की भी उनके बारे में धारणा बदल गई, क्योंकि संघ ये चाहता था कि एक बार जब हम मजबूती के साथ में स्थापित हो गए तो हमें जो करना है वो करें, लेकिन उत्तेजना के साथ नहीं होना चाहिए। उत्तेजना अब की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही धीर गंभीर भाव से, बहुत ही सौम्यता से जो अपनी नीतियों को लागू करने का काम करें। लेकिन योगी जी तो वो जो है, योगी जी तो हिंदू हृदय सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा में उसको वो उत्तेजनात्मक तेवर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। और वो तो उन्होंने जब कहा कि संभल का जब मामला आया और सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे और हर दरगाह के नीचे मंदिर ढूंढने का काम बंद होना चाहिए, तो अभी योगी जी अड़ गए और उन्होंने जो है वो जो ये काम कर रहे थे वहाँ के संभल के लोग, उन्होंने उनको जो है उनको पूरा उनकी पीठ पर हाथ रख दिया और जगह जगह पे पीठ पर हाथ रख दिया। तो उसकी संघ ने ये सब माना कि ये बहुत ही ये इस मामले में जो योगी का अति उत्साह है वो बहुत ही जो है घातक है। और उसकी अभिव्यक्ति संघ प्रमुख का जो अभी भाषण हुआ है वहाँ, जिसमें अरविंद नेताम जिस कार्यक्रम में मौजूद हुए थे, उसमें उन्होंने उसकी अभिव्यक्ति की, उन्होंने साफ कहा है कि उसमें उन्होंने साफ कह दिया, वो उसमें बहुत कुछ सारा योगी के लिए ही शामिल था कि अब जब हमको सरकार में है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमारे किसी बात से हमको नाराज़ होकर कानून हाथ में लेने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। शासन अपना काम करेगा। अगर कोई जो है उद्दंडता करता तो उसको शासन के ऊपर छोड़े, उसको दंडित करने का काम। लेकिन योगी जी ने तो ऐसा माहौल बना दिया कि कानून व्यवस्था की एजेंसियां कोई जो उनके समर्थक अराजकता करते हैं, उनको चाहने वाले, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। तो वो जो संघ नहीं चाहता था कि एक ऐसी छवि बने संघ के स्वयंसेवकों की और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक सौम्य छवि जनता के सामने आए, एक जो है सुसंस्कृत छवि आए, उसमें तो ये योगी की जो ये इच्छाएँ हैं, योगी की जो एक प्रवृत्ति है, ये तो बहुत ही जो है उसमें तो उसको उसमें तो बिल्कुल खेल बिगाड़ने वाला साबित हो रही थी। तो उन्होंने उस दिन ये कहा कि ये कानून में हाथ लेने का, कानून अपने हाथ में लेने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाने का से बचना चाहिए। ये मतलब ये काम भी बड़ा गलत है, क्योंकि योगी जी के बीच में जिस तरह से करणी सेना कहीं ना कहीं इशारा उसको था कि जो आगरा में रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर जो करणी सेना का जो प्रदर्शन हुआ और कई जगह पे जन के जातिगत संघर्ष के मामले सामने आए, तो उन्होंने कहा कि ये जो हम तो मौलिक रूप से और ये जो काम हो रहा है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग से अगर एक वर्ग की दूसरे वर्ग से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है तो ये माना जाएगा कि हम तो जो मौलिक रूप से एकता, उस एकता को तोड़ने का कोई काम कर रहा है। तो उनका इशारा ये काम था कि आपकी जाने अनजाने में जो योगी जी के जो क्रियाकलाप है उनकी वजह से
ये स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो एक तरह से उन्होंने मोदी जी को भी नसीहत दी, लेकिन योगी जी को नसीहत ज़्यादा दी। तो उन्होंने इसलिए ये मान लिया कि योगी जी की जिस उत्तेजना और जिस आवेश में काम करते हैं वो एक पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व के निर्वाह के लिए वो उपयुक्त नहीं है। तो उसमें तो उनका नंबर कट गया। तो उसमें तो उनका होना, उसमें तो वो जो है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे तो उनके विचार हो ही नहीं रहा है। अब ये हो रहा है, लेकिन वो मुख्यमंत्री अब उनको बने रहेंगे, बनाए रखना चाहता कि नहीं रखना चाहता केंद्रीय नेतृत्व, और यदि नहीं बनाए रखना चाहता तो संघ उनकी इन्हीं गतिविधियों की वजह से संघ आपत्ति नहीं करेगा। ये भी बहुत स्पष्ट हो, ये भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो चुका है। इस बीच में जो डीजीपी का मसला आया उत्तर प्रदेश के, जो बहुत योगी जी के चहेते डीजीपी थे प्रशांत कुमार, जिनका वो सेवा विस्तार चाहते थे, तो उस मामले में केंद्रीय नेतृत्व ने, भारतीय या केंद्र सरकार ने उस मामले में योगी जी को बड़ा बेइज्जत कराया, क्योंकि योगी जी ने उनके एक्सटेंशन की फाइल भेज रखी थी। अगर उनका एक्सटेंशन नहीं करना था तो समय रहते हुए उसको खारिज कर देना चाहिए था, लेकिन उसका कोई जवाब तक देना उचित नहीं समझा। ये सबके सामने आ गया कि केंद्रीय नेतृत्व तो योगी जी का साहस नहीं कि केंद्रीय नेतृत्व से पूछ लें, और केंद्रीय नेतृत्व इसकी कोई ज़रूरत नहीं समझता कि योगी जी को अपनी तरफ से योगी जी की इज्जत बचाने के लिए कोई अपना मैसेज कोई कन्वे करे। तो इसलिए 5 बजे रिटायरमेंट हो गया प्रशांत कुमार का, और 8 बजे तक तो बिना डीजीपी की का माहौल रहा। जब 8 बजे लगा कि अब सेवा विस्तार नहीं होगा, तब हड़बड़ाहट में फिर ये हुआ कि राजीव कृष्णा को दिलाया गया। तो केंद्रीय नेतृत्व की निगाह में, केंद्र सरकार की निगाह में योगी जी की अहमियत क्या है, ये बहुत स्पष्ट हो गया। बहरहाल आज जब योगी जी फिर दिल्ली में हैं और आज अमित शाह को तो मिले, तो इन सारी तमाम घटनाओं और प्रसंग को जोड़कर फिर ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि इसके पहले 2-3 दिन पहले जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, जो योगी जी के वैसे तो बहुत प्रिय है, वो जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने के लिए गए। इसके बाद में मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की है, और सतीश महाना से भी मुलाकात की, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो ये जो है ये लोग क्यों सक्रिय हो गए, ये इन मुलाकातों का क्या अर्थ है, तो कुछ अनुमान नहीं हो पा रहा है। कुछ बस ये है कि एक बार सनसनी की स्थिति फिर से बन गई है। वैसे कहा ये योगी जी के कैम्प की ओर से ये स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि योगी जी और अमित शाह की जो मुलाकात हुई उसके कोई राजनीतिक नेता नहीं निकाले जाने चाहिए। अमित शाह 15 जून को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, जो प्रदेश सरकार द्वारा 60,000 सिपाहियों की भर्ती की गई है, उनको नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए आ रहे हैं। तो इसी को लेके योगी जी उनसे चर्चा करने पहुंचे थे, लेकिन हम समझते हैं कि ये चर्चा तो पहले से ही हो गई होगी, और इसमें कोई चर्चा करने का कोई खास नहीं कि उसको पहले से जाके उनको कोई फीडबैक देने की ज़रूरत समझे, और पहले से ये और जो है अपनी तैयारियों के बारे में अवगत कराएं। कोई इतना बड़ा आयोजन नहीं है, लेकिन ये बात है कि अमित शाह को ये बात साफ साहब को जाहिर हो गया है, ये जो अमित शाह आने वाले हैं, जिनको अमित शाह को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, कि अब जो है उन्होंने अपने आप को अमित शाह का एक मजबूत प्रतिस्पर्धी मानने की जो जो गुमान था, उसको वो योगी जो भूल गए हैं, और वो उन्होंने मान लिया कि अमित शाह की कृपा की उनको बहुत ज़रूरत है। तो अब अमित शाह तो अब सारी स्थितियाँ तब स्पष्ट होंगी जब अमित शाह 15 जून को लखनऊ में होंगे, और वो क्या कहते हैं योगी जी के बारे में, उनकी प्रशस्ति करते हैं या मौन रहते हैं, और तो तब ये स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। लेकिन अब फिलहाल अनुमान यही शुरू हो गए कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा बदलने के लिए कुछ ये जो योगी जी का है को बड़े बदलने की शुरुआत के तहत है। और हो सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में कोई परिवर्तन
ना होने वाला ना हो तो फिर ये भी हो सकता है कि योगी जी जो मंत्रिमंडल में परिवर्तन किया जाना है योगी जी की में, उसके बारे में कोई उनसे अमित शाह की का मार्गदर्शन लेने के लिए गए, ये भी हो सकता है। तो ये स्थितियाँ स्पष्ट हो पाएंगी 15 जून तक, या 15 जून को अमित शाह पर यहाँ पे होंगी। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, वो योगी जी के बारे में मन से क्या कहते हैं ये देखकर, और वो योगी जी को कार्यक्रम में किस तरीके से भाव देखते हैं, इस पर जो है फिर लोग राय इस पर बनाएंगे। तो लोगों को 15 जून को अमित शाह के लखनऊ में पहुंचने का, लखनऊ में उपस्थित होने का की प्रतीक्षा है। तब फिर इस बारे में जो है कुछ अनुमान लोग पक्के कर पाएँ। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।